आज हम जो वीडियो बनाने का मकसद है वो हम थोड़ा A2 पे थोड़ा डिस्कस करेंगे उसामा हुसैन के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, कि A2 में क्या डिफ़िकल्टीज स्टूडेंट को आती हैं, या फिर A2 पास करने के लिए कितना टाइम बच्चों को पढ़ना चाहिए, या A1 पास करने के लिए कितना टाइम बच्चों को पढ़ना चाहिए, दिन में मतलब घर में कितना टाइम देना चाहिए, या फिर कौन से टॉपिक्स हैं जो A1 में या फिर A2 में जो है वो मुश्किल होते हैं। तो अब पहले तो उसामा हुसैन A1 की थोड़ी सी बात करेंगे कि A1 में इन्होंने किन टीचर से पढ़ा था और कितने टाइम में इन्होंने A1 पास किया, और फिर ये A2 अभी हमारे पास से कर रहे हैं तो इनको क्या क्या डिफ़िकल्ट टॉपिक्स लग रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अभी IGL अभी मेरा क्या नाम है A2 में मैं भी पढ़ रहा हूँ IGL में, और मैंने A1 पढ़ा था सर अब्दुल नसीर से। स्टार्टिंग में तो आपको जैसे पता है कि स्टार्टिंग मैंने सर अब्दुल नसीर से पढ़ा था, तो पहले जब स्टार्टिंग जो थी मेरी, पहले मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था थोड़ी मतलब अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन उस टाइम थोड़ा मुझे आइडिया हुआ कि जर्मन लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल है और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो इसके लिए फिर मैंने IGL ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा भाई भी यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुका है और मेरे भाई ने मुझे रिकमेंड किया कि आप IGL पढ़ें, IGL से पढ़ें। तो A1 मुझे सर अब्दुल नसीर ने पढ़ाई थी। अभी A2 जो है राइट नाउ मुझे सर अब्दुल मयूर पढ़ा रहे हैं, और काफ़ी हेल्प मिली है मुझे, और मेरी काफ़ी अच्छी और इम्प्रूव हुई है जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, ये आपने इसको बताया कि आपने जो है A1 पढ़ा है सर मयूर से। अच्छा, आपने A1 जैसे पास किया सर अब्दुल नसीर से पढ़कर, तो फिर आपने कितना घंटा दिन में आप इसको मतलब पढ़ते थे और लैंग्वेज को देते थे क्लास के अलावा, और कौन कौन सी टॉपिक्स थे जो A1 में आपको मुश्किल हुई, और फिर आपको क्या लगता है कि A1 का टेस्ट पास करने के लिए किन किन टॉपिक्स पे जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब कौन से ज़्यादा टॉपिक्स जो ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है A1 पास करने के लिए, और कौन से टॉपिक्स हैं जो अगर ना भी बच्चे को आए तो वो चल जाता है, जैसे कि भाई उसके अलावा जो है वो टेस्ट पास हो सकता है, क्योंकि टेस्ट पास करने के लिए अलग टॉपिक्स है और ग्रामर जो है वो थोड़ी अलग है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि ग्रामर आप मुझे थोड़ा बताएं कि किन किन टॉपिक्स में ग्रामर में मसला है, और फिर टेस्ट पास करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए A1 का पर्टिकुलर। A1 मेरे ख्याल से A1 पास करने के लिए सबसे पहले तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो वर्ड्स होते हैं आपके, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी तो आपको मतलब समझने में मुश्किल होगी। रीडिंग हो गई और लिसनिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो बहुत काफ़ी मुश्किल होते हैं, और मतलब अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी तो आप कैच नहीं कर पाएंगे उस वर्ड्स को। और रीडिंग में भी मेरे ख्याल से वही है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो वोकैबुलरी A1 में आपको सबसे पहले चाहिए वोकैबुलरी। लिसनिंग कैसी लगी? जैसे वोकैबुलरी तो मुझे पता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है, जो वोकैबुलरी में बच्चे ज़्यादातर जो है वो हंसते हैं और ज़्यादातर वर्ड उनको याद नहीं होते। जैसे बहुत सारे बच्चों को A1 में जैसे है कि अनकॉमन, आप फॉरेन, अनकाउंट, आप फार्ट, ये थोड़े थोड़े से वर्ड हैं या नाउन्स हैं जो बच्चों को ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट में आते हैं, जो बच्चों को याद होना चाहिए। तो लिसनिंग में आपको कैसा डिफिकल्टी लगी, या फिर स्टार्टिंग में तो मेरी लिसनिंग इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे मतलब कि मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं थी, लेकिन टाइम लगता है हर चीज़ में। आप जितना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे किसी चीज़ पे तो वो आपकी चीज़ अच्छी होती जाएगी। तो स्टार्टिंग तो मेरी मुझे याद है कि बहुत मुश्किल थी लिसनिंग मेरे लिए, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे ही मैं अपना टाइम देता जर्मन लैंग्वेज में, उस टाइम तो मेरे पास टाइम भी था जब क्योंकि मेरी जॉब नहीं थी उस टाइम, लेकिन और मेरे पास एक अच्छा मौका था, मुझे समझता हूँ कि, और उस टाइम मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया जर्मन लैंग्वेज उस पर, और मेरी वोकैबुलरी थोड़ी बेहतर हुई, और फिर बाद में आसान होती गई चीज़ें मेरे लिए। तो स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से ये है कि थोड़ा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी करनी पड़ेगी। तो आपका मेरे ख्याल से अगर वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप अपना जर्मन A1 कोर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी तो चलो इनकी बात है, मैं आपको बताऊँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मतलब A1 कोर्स की तैयारी 15 to 16 डेज में भी कर लेते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि कैसे यार 15 to 16 डेज में सर कैसे कर सकते हैं कि बच्चे जो है A1 की तैयारी, लेकिन उसमें ये होता है कि टेस्ट की तैयारी के लिए कुछ पर्टिकुलर वोकैबुलरीज हैं जो टेस्ट में आती हैं, जो हर दफ़ा टेस्ट में आती है। जैसे मैंने अभी फॉरेन पहले मैंने जैसे अनकॉमन हो गया, आप फॉरेन हो गया, ये बेसिक वोकैबुलरी है जो A1 के बच्चों को आनी चाहिए। तो वही 400 to 500 वर्ड्स हैं जो आपने याद करने हैं A1 के अंदर, जो आपके टेस्ट में आते हैं। अब ग्रामर में क्योंकि जैसे आप आर्टिकल में आपको मसला हुआ होगा, ग्रामर में जो देयर दी दास के अंदर तो मसला हुआ होगा, लेकिन A1 में जो है जब टेस्ट होता है तो वो देयर दी दास आपका टेस्ट नहीं लेते कि उसको देयर दी दास आर्टिकल में कोई इसको मसले हैं नहीं। टेस्ट एक जनरल टेस्ट आता है, जैसे एक पैसेज आया और उसके अंदर ट्रू फॉल्स लगाना है, तो उसमें अगर आपको ग्रामर में थोड़ा मसला भी है तो वो कोई इतना इशू नहीं है, वो सॉर्ट आउट हो सकता है। लेकिन आपकी जो वोकैबुलरी है वो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो आपके पास कुछ 500 to 400 वोकैबुलरी के वर्ड हैं जो आपको याद होने चाहिए, तो उसको बेस रखते हुए अगर आप वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप टेस्ट निकाल लेते हैं। A1 के उसमें मतलब ग्रामर अगर आप कहीं लैग कर रहे हो तो वो इतना इशू नहीं होता, वो आपकी ग्रामर A2 में जाके क्लियर हो जाती है, जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें A2 में जाके क्लियर हुई।
तो वो A2 क्लियर हो जाती है। लेकिन जो वोकेबलरी है वो एक मेन इसका जो है वो हर्डल है जो आपको याद होनी चाहिए। 500 to 600 वर्ड्स A1 में डेफिनेटली याद होने चाहिए। और आपका A2 में कैसा तजुर्बा रहा हमारे साथ पढ़ के? आप सर मयूर अली खान से पढ़ रहे हैं, तो उसका मुझे बस थोड़ा सा बताएं। IGL में मुझे लगता है इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, और सर मयूर काफ़ी हेल्प करते हैं। और थोड़ी बहुत तो डिफ़िकल्टीज ऐसी बात होती हैं आपके, जैसे कि आर्टिकल्स हैं स्टार्टिंग में A1 में आर्टिकल्स तो आपके सिंपल होते हैं, वो आप नोमिनेटिव से कभी एक्यूजेटिव कर देते हैं और डेटिव कर देते हैं प्रीपोजिशंस देख के, और उसके कुछ प्रीपोजिशन जब डाटिव प्रीपोजिशन एक्यूजेटिव A1 में और कुछ वर्ड्स भी होते हैं वर्ड्स के जो उसको देख के। लेकिन जब जैसे आप अपना लेवल बढ़ते जाते हैं, जैसे आप A2 लेवल में जाते हैं, तो फिर उसमें आपकी एडजेक्टिव आ जाते हैं, और एडजेक्टिव में वो आर्टिकल्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। आप एडजेक्टिव एंडिंग की बात करें, एडजेक्टिव एंडिंग होती है जैसे कि मिथ गुटेम पॉइंट, मतलब एडजेक्टिव एंडिंग विद गुटेम पॉइंट, सही है। उसमें थोड़ी है मुझे डिफिकल्टी, लेकिन उस पर भी मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। उसमें भी होपफुली कि कुछ ना कुछ अच्छा हो। ये मतलब आपके आगे जाके आर्टिकल्स जो हैं थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं कि आर्टिकल आपको मैंने एडजेक्टिव का बताया, और अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनोन वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है A2 में, इसमें भी थोड़ा है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडायरेक्टिव फ्रैगिंग, इंडायरेक्टिव फ्रैगिंग, और इसमें ये चीज़ें हैं जो अभी मैं इस पर भी वर्किंग कर रहा हूँ, और इस पर भी होपफुली कि फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद आपका कि आपने हमारे साथ टाइम दिया हमें, और आपने जो बच्चों के जो मसले हैं जो A1 में हैं उसको हमने हमारे साथ डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह जब आप A2 अभी आप एग्जाम देंगे और A2 पास कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम उस्ताद हुसैन से पूछेंगे कि A2 इनका कैसा रहा तजुर्बा, और A2 पास करने में क्या क्या इनको बढ़ना पड़ा। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दें कि बस मेरा लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि घर में कितना टाइम बच्चा दे, अगर जैसे आपने A1 पास किया तो A1 पास करने के लिए कितना टाइम बच्चा दे घर में तो बच्चा को पास कर सकता है? मैं अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, कम से कम पर डे आपको 5 to 6 आवर्स देने चाहिए स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप एक रूटीन में आ जाते हैं तो 2 आवर्स भी है, मैं समझता हूँ A1 के लिए इनफ है। फिर आप जैसी लेवल आपका A2 बढ़ता है तो फिर अपने आवर्स थोड़े बढ़ाएं, पढ़ते ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन ये जो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो टेस्ट से पहले जो है ना, एटलीस्ट आप अगर आपका टेस्ट है 1 वीक बाद आपका A1 का टेस्ट है, तो आपको रोज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स पढ़ना है, और दिल लगा के विदाउट डिस्ट्रैक्शन के आपको जो है वो A1 के लिए 6 आवर्स घर में देने हैं, मतलब क्लास के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। तो इतना टाइम आप पढ़ेंगे तो A1 आप इंशाल्लाह आसानी से निकाल लेंगे, जैसे कि आप निकाला। और अब इंशाल्लाह A2 आप एग्जाम देंगे तो उसके बाद फिर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू साहब।